जय श्री राम, जय श्री महाकाल। CDSL एक ऐसी कंपनी जिसने मार्केट में अच्छा खासा एक बज़ क्रिएट कर रखा है। मेजॉरिटी ऑफ दी शेयर होल्डर्स कहीं ना कहीं एक बार इस कंपनी से ज़रूर टकराए हैं। जब 2000 की कंपनी 1100 पे आ जाए और वो भी विद इन अ मैटर ऑफ 3 मंथ्स, सो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा इसका इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है और लोगों को लगता है जब 2000 की कंपनी 1100 पे आ गई है तो क्यों ना ये पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया जाए। बट अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स आए तो उसी के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है तो इसको उस तरह से मत देखिएगा। हाँ, बट इसको एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ज़रूर देखिएगा। कंपनी बहुत सॉलिड है बट अभी समय थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। सबसे पहली चीज़, अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूँ तो मैं बात करूँगा रेवेन्यू की। जब मैं रेवेन्यू की बात करता हूं, मतलब कंपनी ने कितना पैसा कमाया, वो तो नेट प्रॉफिट हो गया। कंपनी के पास कितना पैसा आया, हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है, आई होप सब लोग जानते हैं। अब रेवेन्यू में अगर मार्च 2025 क्वार्टर को मार्च 2024 क्वार्टर से कंपेयर करता हूं तो 7% गिरा है। अब देखो, किसी भी हालत में हम जब कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम इस बेसिस पे करते हैं कि फ्यूचरिस्टिक कंपनी ग्रो करेगी, फ्यूचरिस्टिक स्कोप अच्छा है कंपनी का, और हमें ऐसा लगता है कि आगे जाके प्रॉफिट्स भी अच्छे होंगे तो जाके हम उसमें इन्वेस्ट करें। अब रेवेन्यू तुम्हारा साल भर बाद सेम क्वार्टर में अगर गिर रहा है तो ये कोई पॉजिटिव बात तो है नहीं। और तो और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर मैं बात करता हूँ वो 22% से गिरा है। Now, which is again a very negative point. From 129.41 crores, the profit has gone to 100.39 crores. आप लोग कहेगा कि 100 करोड़ है यार सर, कंपनी क्या दिक्कत है, 100 करोड़ का प्रॉफिट है। नहीं यार, हम लोग जब कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना तो हम इस बेसिस पे करते हैं कि कंपनी 129.41 करोड़ से बढ़कर प्रॉफिट लेके आएगी ना, पिछले क्वार्टर के हिसाब से, पिछले साल के इसी क्वार्टर के हिसाब से। वहां पर थोड़ा बहुत नेगेटिव लग रहा है। अब उसके अलावा अगर और डिटेल में जाते हैं तो हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें, दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर को कंपेयर करते हैं, वहां पे भी रेवेन्यू गिरा है। देखो यार, अगर रेवेन्यू वहां पे 20% का गिरा है CDSL का, तो यार नेगेटिव क्यों नहीं लगेगा और शेयर प्राइस क्यों नहीं गिरेगा। साथ ही साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो बाद में बात करते हैं। एबिटा, जो कि EBIT होता है, कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन होता है, दिसंबर 2024 क्वार्टर को मैं मार्च 2025 क्वार्टर से कंपेयर करता हूं, एक महीने में 32%, 32% गिरा है। रिजल्ट्स खराब है। अब रिजल्ट्स क्यों खराब है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है, और फ्यूचर क्या लगता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी जो 2 क्वार्टर का देख लिया हमने, ईयर ऑन ईयर भी देख लिया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देख लिया। क्यों हुआ है ऐसा? आप सबको पता है कि सितंबर में जो 26,200 का निफ्टी का हाई बना था, वहां से मार्केट ने अच्छा खासा 17% का करेक्शन दिया है। अब इसको लॉजिकली पकड़ो। होता क्या है, जब मार्केट बुल रन में होता है ना तो हर कोई पैसा लगाता है मार्केट में, और जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे, जितनी ज़्यादा अकाउंट्स खोलोगे, जितनी ज़्यादा आप मार्केट में एक्टिविटी करोगे, CDSL को उससे बेनिफिट मिलेगा ना। अब 26,200 से निफ्टी अगर 21,800 का लो बना के, अभी ठीक है 24,000 के अराउंड है, बट आप इस चीज़ को प्लीज़ समझो। जब मार्केट में बेयर रन चालू होता है या करेक्शन चालू होता है या मार्केट गिरता है ना, तो लोगों का मन थोड़ा बैठ जाता है, लोगों का मन थोड़ा अजीब सा हो जाता है कि यार ठीक है यार, जो पड़ा है वो पड़ा है, हम और तो ट्रेड नहीं करेंगे, और अकाउंट खोलने नहीं, अब तो नहीं खोलने। ये होता है, ये बेसिक्स है। अगर मार्केट अभी बुल रन पे चालू हो जाएगा फिर इनका बिजनेस चालू हो जाएगा, मार्केट बेयर रन पे आएगा या मार्केट नीचे आएगा तो इनका बिजनेस पे हैम्परिंग होगी। अब अगर तुम देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की मैं बात करता हूं, दिसंबर 2024 क्वार्टर को मार्च 2025 क्वार्टर से कंपेयर करें तो यार IPO कितने लिस्ट हुए हैं अभी 3 महीने में? 2025 में कितने IPO लिस्ट हुए हैं? इसी को आप कंपेयर करने जाओ, सितंबर क्वार्टर जो 2024 का था और दिसंबर क्वार्टर 2024 का, कितने सारे IPOs लॉन्च हुए थे लास्ट ईयर। ये भी आएंगे 2025 में, बहुत लंबी लिस्ट है IPO आने की, बट वो आएगी कब आएगी? मोस्ट प्रोबेबली सेकंड क्वार्टर से आना चालू होगी। अब सेकंड क्वार्टर के एंड में चालू हो रहा तो आप तुम सोच लो कि जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर कैसा जाएगा, वो थोड़ा हमें दिमाग लगाना खुद भी है। एक और नेगेटिव खबर आई थी इसके बारे में कि जो इनका दिसंबर क्वार्टर से, अगर मैं मार्च क्वार्टर पे आता हूँ, दिसंबर 2024 क्वार्टर से मार्च 2025 क्वार्टर पे, तो जो नंबर ऑफ न्यू अकाउंट्स है ना, वो इनके 30% से गिरे हैं। अकाउंट्स नहीं खोल रहे हैं अभी कोई, सबके मन में वो डर बैठा हुआ है कि मार्केट में वापस ये वॉर के चक्कर में, US चाइना के चक्कर में पैसा इधर डालें या नहीं डालें। आपको ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ, रियल एस्टेट मार्केट में भी प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोगों का आ नहीं रहा। तो
पैसा जा कहाँ रहा है? अभी के टाइम पे देखो तो इंडिया की इकोनॉमी में बहुत खतरनाक स्लो डाउन है, बट ये ध्यान रखना स्लो डाउन है तो आगे भी पॉजिटिव आएगा, ऐसा नहीं है कि स्लो डाउन ही कंटिन्यू रहेगा। और आप पैसा क्यों लगाते हो? आज के लिए या आगे के लिए? आगे के लिए। थोड़ा दिमाग लगा करें। तो फिर ये इतना गिर क्यों रहा है? सिंपल सी मार्केट, जब मार्केट गिरता है तो ट्रेडिंग कम होती है, ट्रेडिंग कम होती है तो इनको बेनिफिट कम मिलेगा। जब मार्केट गिरता है तो लोग आईपीओ में पैसा नहीं लगाते, तो आईपीओ नए आ भी नहीं रहे तो आईपीओ रजिस्ट्रेशन फीस इनको नहीं मिलेगी, तो फिर मार्केट इनका गिरेगा। तो इफेक्टिवली जब भी मार्केट वीक है या स्लगिश है, इनके ऊपर इंपैक्ट आएगा। एक अच्छी बात है, 12.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से इन्होंने डिविडेंड दिया है, ये जानना तो ज़रूरी है ही ना। बट ये जैसे मैंने आपको बोला कि आईपीओ लॉन्च नहीं हो रहे तो इनको घाटा है। इसके अलावा अगर कंपनी में हम नए अकाउंट्स नहीं खोल रहे हैं, नए शेयर्स के लिए अकाउंट नहीं खोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इनको घाटा है। तो कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है? तो कंपनी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है, कस्टोडियन है, रजिस्ट्रेशन फीस और ये सब का काम करती है। जितने भी आईपीओस आते हैं इनको रजिस्टर कराना पड़ता है सीडीएसएल में या एनएसडीएल में। उम्मीद तो यह है कि 2025 में एनएसडीएल का भी आईपीओ आएगा, बट अभी तक उसकी कोई डेट्स आई नहीं है, कोई डिटेल आई नहीं है, तो उसके ऊपर डिटेल बात करने का कोई सेंस बनता नहीं है। इनकी 3 सब्सिडरीज भी है, सीडीएसएल वेंचर लिमिटेड, सीडीएसएल इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड और सीडीएसएल कमोडिटी रिपोजिटरी लिमिटेड। देखो एट दी एंड अगर ये इंश्योरेंस वाले सेगमेंट में भी रिपोजिटरी का काम करने जा रहे हैं और कमोडिटी सेगमेंट में भी रिपोजिटरी का काम करने जा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीडीएसएल बेसिकली क्या है? सेंट्रल डिपॉजिटरी है। तो जब डिपॉजिटरी का मतलब ये होता है कि आप अपना कस्टोडियन इनको बनाओ, इनके पास हमारे प्रोडक्ट्स पड़े, हमारे शेयर्स इनके पास पड़े, डरने की बात नहीं है। वैसे ही इंश्योरेंस में भी नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग में भी नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, तो इफेक्टिवली ग्रो तो कर रहे हैं। अभी समय खराब है, अभी तो पूरे मार्केट का समय खराब है, बट लेट अस अंडरस्टैंड इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑल्सो। 27,325 करोड़ की कंपनी, छोटी कंपनी नहीं है। अभी 1300 के करीब करीब चल रही, जब 2000 तक गई थी तो यही चीज़ 50,000 करोड़ तक थी मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब गिर गया है ना यार शेयर प्राइस, क्या करें। प्राइस अर्निंग रेशियो इनका 51 है और अभी इंडस्ट्री का 55 है, तो वैल्यूएशन तो अब देखो ठीक है। बट पॉइंट ये है कि इतने नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे तो 1 क्वार्टर और लगेगा इसको थोड़ा सा रिवाइव होने में। 1 क्वार्टर में अगर अच्छे रिजल्ट्स आते तो रिवाइव होगा, 2 क्वार्टर में अगर अच्छे रिजल्ट्स आ गए, दोनों क्वार्टर में मिला के अच्छे रिजल्ट्स आ गए तो भाई बाकी आप खुद भी समझदार हैं। ठीक है, मेजॉरिटी अभी भी होल्डिंग जो है वो पब्लिक के पास है, 58.25% पब्लिक के पास है, विच इज़ नॉट दैट मच पॉजिटिव। प्रमोटर के पास अभी 15% ही है, तो ये मेरे को थोड़ा सा कंसर्निंग लगता है। ठीक है, बट रही बात बिजनेस वाइज अगर मैं देखूँ, सेटअप वाइज देखूँ, तो वहाँ पे हर चीज़ पॉजिटिव है, ये वाली कुछ चीज़ें नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली बात है, किसी भी एक कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसा लगाने का कोई सेंस तो बनता नहीं है। आपको हमेशा एक लिमिट रखनी है कि एक कंपनी में अपने पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा रखना चाहिए। बट टेक्निकल्स के ऊपर बात करते हैं, जब तक 1400 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये नहीं भागेगा। 1400 इसको क्रिटिकल लेवल है और नीचे 1100, तो 1100 से 1400 की रेंज है। बट इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिएगा, ये आपको सिर्फ लेवल्स जानना है, क्योंकि ये चीज़ मैं अपने कोर्स में भी पढ़ाता हूँ द लॉजिकल इन्वेस्टर में, कि किस तरह से लेवल्स देखते हैं, इसके ऊपर जाएगा तो भागेगा। तो ये सब चीज़ें सीखना पड़ती है। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दो या वीडियो सब्सक्राइब कर दो चैनल, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ही साथ कमेंट करके मुझे और बताइए और कौन सी कंपनी पर डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊँगा। ये भी बनाया है और तो और हाँ, मैं अभी इन्वेस्टेड इतना नहीं हूँ सीडीएसएल में, थोड़ा बहुत इन्वेस्टेड हूँ, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं हुई, बताना मैं भूल गया था। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।